जय हिंद साथियों, मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ 5-6 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं बाहर गया हुआ था। आज से आपको वीडियो लगातार मिलेगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आज संविधान में, और हम पढ़ेंगे आज नागरिकता के बारे में। सारी बातें आपको नागरिकता के बारे में बताई जाएंगी। यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। चलिए बात करते हैं, क्या है नागरिकता। देखिए सर, नागरिकता मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों की, हमारी सबकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो उसे उस देश की सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आप जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ ले चलते हैं। अब आप ब्रिटेन में चले जाइए, वहाँ की सरकार की योजनाओं का लाभ ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं। तो नागरिक होना अपने आप में सबसे बड़ी एक सम्मानित या सम्मानपूर्वक एक बात होती है, जिसके तहत हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम सभी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो नागरिकता आज हमारा विषय होगा। कैसे मिलती है नागरिकता, कैसे जाती है नागरिकता, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। दो बातें बता देता हूं। नागरिकता के बारे में दो प्रावधान हैं। पहली बात, नागरिकता संविधान में कहां कहां बताई गई है। दूसरी बात, संविधान के अलावा नागरिकता के लिए क्या क्या किया गया है। दोनों बातें देखेंगे। पहली बात है, संविधान में नागरिकता जो है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेदों में नागरिकता बताई गई है। लेकिन ये इतना बड़ा विषय है कि ये 6 अनुच्छेद अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संसद को यह अधिकार दिया है कि वो नागरिकता पर समय समय पर कानून बना सकती है। ध्यान रखना, संविधान में जो बात लिखी है वो संवैधानिक होती है। इसके अलावा पार्लियामेंट द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो एक्ट कहलाता है। तो नागरिकता पे एक्ट भी है और नागरिकता में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी हैं। आपका प्रश्न यहां से बन जाएगा, 1 नंबर का जो भी बनेगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहेंगे एक्ट की बातों को तो हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पे। तो पहली बात है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है, एकल नागरिकता है भारत में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अमेरिका में राज्यों को बराबर पावर दी गई है वहां की केंद्र सरकार के। मसलन कि अमेरिका में अगर आपको रहना है तो एक तो वहां से आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नागरिकता लेंगे, दूसरी नागरिकता आप वहां के उन राज्यों से भी लेंगे या उस राज्य से लेंगे जहां आप रहना चाहते हैं। ऐसे प्रावधान को कहते हैं दोहरी नागरिकता। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ऐसा प्रोविजन हमने कहां से ड्रॉ किया है? ब्रिटेन से हमने लिया है। वहां भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका से नहीं है, ठीक है। केंद्रीय सूची का विषय है, गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। ये बात इसलिए बताता हूं कि राज्यों को अधिकार ही नहीं है। हमने आपको बताया होगा या आप जानते ही होंगे, कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, कुछ को राज्यों को है। तो नागरिकता पर जो भी कानून बनेगा वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यानी संसद बनाएगी, और गृह मंत्रालय इसकी पूरी देखरेख में करेगा। संविधान में जो 6 आर्टिकल आपको नागरिकता के बताए गए, इनको जानना जरूरी तो नहीं है, लेकिन बस इतनी बात जानते रहिए मोटा मोटी ये हैं क्या, ठीक है। तो पहली बात हम ये कर लेते हैं कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये बताया गया कि आज से किस किस को नागरिकता मिलेगी, किस किस को नागरिकता आज तक मिली है, ठीक है। तो उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक होगा, ये बात आर्टिकल 5 में बताई गई है। फिर आपको पता है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लोगों ने बाउंड्री पार की, इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, बहुत चीजें आपने देखी। तो आर्टिकल 6 में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे, बहुत से लोग आए थे, उनको कैसे नागरिकता के लिए प्रावधान होगा। साथ में यह बताया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनके बारे में क्या होगा। 8 में बताया भारतीय मूल के लोग जो कहीं बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग जो इंडियन ओरिजिनेट हैं, वो लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान होगा। और 9 में बताया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत की मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसके नागरिक बने ना रहने की क्या क्या कंडीशन होंगी, ये बताया है। उसके बाद है कि आपको जो नागरिकता मिली हुई है, आर्टिकल 10 में ये कह दिया कि ये नागरिकता आपकी निरंतर रहेगी।
और 11वां आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप देखिएगा। 5 से लेकर के 10 आर्टिकल आपको ये बताते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है, क्या आप नागरिक रह सकते हैं या नहीं। 11वां आर्टिकल ये बताता है कि नागरिकता के संबंध में संसद के पास पूरा अधिकार है कानून बनाने का। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता पर कानून बनाए। अब ये 6 आर्टिकल लिखने के बाद, 7 आर्टिकल लिखने के बाद कुछ नहीं बचा था। कुछ बचा इसलिए नहीं था क्योंकि संविधान में हर चीज को बिल्कुल बारीकी से लिखना बड़ा कठिन काम होता है। तो इसलिए हमारी पार्लियामेंट है, उसको अधिकार दिया आर्टिकल 11 के तहत कि वो नागरिकता पर कानून बना सकती है। और इसी आर्टिकल के तहत 1955 में, भाई यहां तक तो बात 26 जनवरी 1950 तक थी, भाई जो रह गए उनकी नागरिकता कैसे बनेगी, क्या होगा, आगे क्या होगा। तो 1955 में इंडियन पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, जो आजकल आपने देखा होगा बहुत विवादित रहा था, CAA, फुल फॉर्म किसी को नहीं पता थी, बस CAA का विरोध चल रहा है, लोग 20 बातें बताते थे। ठीक है, आज आप जानिए कि क्या किया था संसद ने 55 में और कहा था कि नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी। ध्यान रखना, संविधान मौन है इस बात पे, संविधान तो बस इतने प्रोविजंस बता रहा है, आगे की बात एक्ट बताता है। जब हम 1955 के नागरिकता अधिनियम को पढ़ेंगे तो इसका पहला पार्ट ये बताता है कि व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त कैसे होगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन्होंने हमें 5 चीजें बताई। पहली बात, कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा। जन्म से, यानी उसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो भारत का वह नागरिक होगा। समस्या पैदा हो गई। मान लीजिए कोई 2 लोग बाहर से भारत घूमने आते हैं, विदेशी लोग, उनके बच्चे का जन्म भारत में हो गया उस दौरान, अब आप क्या उसको नागरिकता देंगे? ये चीज माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताती थी, इसीलिए हमने 1986 में इसमें एक संशोधन किया और ये कह दिया कि जन्म के समय माता या पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है जन्म के समय। लेकिन एक समस्या और आई जिसका सॉल्व किया हमने 2003 में, कि माता या पिता में से एक का नागरिक होना जरूरी है लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ये बात 2003 में हमने ऐड की। ध्यान रखना, बात हम जन्म के आधार पे कर रहे हैं। क्या है जन्म की कंडीशन? कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1986 में हमने कहा कि नहीं भाई, माता पिता को भी तो शामिल करो इसमें। तो हमने कह दिया माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। 2003 में हमने कहा कि अगर कोई एक नागरिक है माता पिता में से तो दूसरा उसमें से अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी शब्द को ध्यान रखिएगा, पूरा CA 2019 इसी पे टिका हुआ है, इसी को व्याख्या किया गया है। अवैध प्रवासी का मतलब है ऐसे लोग जो वीजा पूरे हो जाने के बाद भी या किसी वैध दस्तावेज के अभाव में भी भारत में रह रहे हैं, गुपचुप तरीके से रह रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है। तो जन्म से कब मिलेगी नागरिकता, ये आपको बता दिया गया। वंश क्या कहता है, ध्यान रखना, जन्म का मतलब ये होता है कि जन्म कहाँ हुआ, वंश का मतलब है कि जन्म किससे हुआ, इस बात को बताया गया। मान लो सपोज करो कि 2 पति पत्नी, मतलब पति और पत्नी है, वो विदेश घूमने गए और वहां उनके संतान का जन्म हो गया, भारत के लोग थे। अब आप क्या कहेंगे? आपका पहली बात तो ये कह रहा था कि जन्म भारत में होना चाहिए। अब वो हैं तो भारतीय, बच्चा कहाँ जन्मा है उनका? विदेश में जन्मा है। क्या आप उनको भारत का नागरिक मानेंगे? इसलिए दूसरा प्रोविजन जोड़ा गया कि वंश के आधार पर भी नागरिकता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो इसमें यह बताया गया था वंश के आधार। देखिए, इन चीजों को बहुत ज्यादा पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए 2-4 बातें पता होनी चाहिए। 1955 में यह कहा कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर व्यक्ति जब जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो उसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। लेकिन यहां फिर खेल हो गया कि भैया पिता ही क्यों, ये तो लैंगिक भेदभाव है। फिर यह कहा गया कि भाई माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है
तो भी बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। इस बात को संशोधित किया गया था 1992 में आकर के, लेकिन एक शर्त रख दी कि उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन भारतीय एम्बेसी में, जिस देश में वो है, भारत की अगर एम्बेसी है वहां पे, तो वहां उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जन्म के आधार पे आपको देखा, वंश के आधार पे आपने देखा। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ना तो भारत में जन्म ले रहा है, ना ही उसके माता पिता कोई भारत के नागरिक हैं जो उसका जन्म विदेश में हो रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो इन दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो वह भारत का नागरिक कैसे बनेगा? इसके लिए एक ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। आप अपना पंजीकरण कराइए और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें दो कंडीशन है पंजीकरण में, कि पहली बात तो यह है कि भाई क्या कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का मतलब ये होता है कि जिसके पुरखे भारत में रह रहे थे, लेकिन वो छोड़ छाड़ के चले गए विदेशों में। जैसे आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के ट्रिनिडाद टोबैगो वगैरह में, फिजी वगैरह में, हर जगह ही भारतीय रह रहे हैं, पुरखे छोड़ के चले गए। अब ऐसा कोई भारतीय ओरिजिनेट का व्यक्ति है, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे क्या होगा, भारत सरकार के यहाँ पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और उस पंजीकरण में उसको ये बात ध्यान रखनी है, पंजीकरण करने से पहले 7 साल तक भारत में रहना जरूरी है। ये भारतीय मूल की बात है। अगर कोई भारतीय मूल का नहीं है, वो मान लो जो प्योर ऑस्ट्रेलियन है या वो प्योर न्यूजीलैंड का है और कोई उसका भारत से ताल्लुकात नहीं है, वो भारत की नागरिकता लेगा तो भी पंजीकरण कराएगा। उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए भारत में शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने से पहले भी वह भारत में 7 साल रहा हो। यानी पंजीकरण के दो आधार हैं, या तो भारतीय मूल का हो, अगर मूल का नहीं भी है तो उसको भारत में विवाह की एक अनिवार्य शर्त बनाई गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत विस्तृत कानून है, ये मैं मोटा मोटी पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसीलिए कभी भी एक्ट से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हमेशा प्रश्न आपका आता है। ठीक है, तो पंजीकरण में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। देशीकरण, नेचुरलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है? देशीकरण, अगर कोई व्यक्ति भारत में लंबे समय से रह रहा है, राष्ट्रमंडल सदस्य का कोई व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में नौकरी कर रहा है, तो भारत में रहने के आधार पे उसको ये अधिकार मिल जाता है कि उसे भारत की नागरिकता मिल जाए। लेकिन केवल यही आधार नहीं कि भारत में रह रहा है साहब नागरिकता दे दो, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, गृह मंत्रालय के यहाँ वही रजिस्ट्रेशन सब करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के पहला जन्म, दूसरा वंश। जन्म का मतलब जन्म भारत में हुआ, वंश का मतलब जन्म कहाँ हुआ ये मैटर नहीं करता, किससे हुआ ये मैटर है। पंजीकरण आप जानते ही हैं, या तो विवाह करो या भारतीय मूल के हो। और देशीकरण में क्या है कि भाई आप भारत में रह रहे हो तो नेचुरल रूप से आपको नागरिकता मिल जानी चाहिए। एक बात और है, भूमि अर्जन, 5वीं बात हम आपको बता दे रहे हैं। भूमि अर्जन का मतलब होता है कि भारत सरकार अगर किसी एरिया को एक्युपाइड करती है, एक्वायर करती है, फॉर एग्जांपल हमने गोवा लिया था, पुडुचेरी हमने लिया था फ्रांस से, गोवा लिया था हमने पुर्तगालियों से, उनको ही भारत का नागरिक मान लिया। कल को भूटान कहने लगे जी भारत में शामिल कर लो, भूटान को भारत में शामिल कर लिया, तो लोगों को भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी जो भूटान के हैं। तो 5 प्रकार होते हैं जो जिसमें बताए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। कौन कौन से? जन्म, वंश, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि अर्जन, 5 प्रकार से। इनकी डिटेल ना भी ध्यान रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी में बताया गया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। क्या किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। भाई जब सरकार नागरिकता दे सकती है तो सरकार नागरिकता ले भी सकती है किसी व्यक्ति की। कैसे? पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी मर्जी है, भारत के नागरिक रहो या ना रहो। दूसरी बात, किसी दूसरे देश से कि अगर आपने नागरिकता स्वीकार कर ली और वहां से आपको नागरिकता मिल गई है तो आप भारत की नागरिक रहने के लायक नहीं हैं। तीसरी बात, शत्रु देश की मदद, जासूसी करना, भारत की खबरें दूसरों को पहुंचाना, संविधान का अनादर करना, तमाम ऐसी चीजें आती हैं जिससे आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। और अगर आप 7 साल लगातार भारत से बाहर रह रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता खतरे में आ सकती है। तो अभी जो आपने देखा कि कैसे मिलेगी नागरिकता, कैसे छीनी जाएगी, अब ये जो सीए की बात हम आपको बताएंगे अगली वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि सीएए
क्या था इसके? कुछ नहीं था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ऐसा नहीं कि पहली बार उसमें संशोधन हुआ भाई, 86 में हुआ, 92 में हुआ, 3 में हुआ, 5 में हुआ, 15 में हुआ, 19 में हुआ, इतनी बार इसी चीज में संशोधन किया। ध्यान रखना, यहां नहीं किया, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो केवल प्रोविजंस बताए हैं, इसमें संशोधन किया। और यही था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये पूरा का पूरा अवैध प्रवासियों तथा आपको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए नॉन मुस्लिम्स लोगों के बारे में बताया गया है। तो इसको हम, आप अगर चाहेंगे तो अगली वीडियो में समझा देंगे। मैं आपसे फिर कहता हूं, आप अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।